हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पल्स मॉड्यूलेशन एंड मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, सो जैसे कि आपको पता है कम्युनिकेशन में हम काफी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि बीएसएनएल जेईई टीटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ और भी जो एग्जामिनेशन है उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो जो स्टूडेंट भी इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आई बटन पर क्लिक करके आप जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हैं, ठीक है, यानी कि मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन पर और भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर और साथ ही फेज मॉड्यूलेशन पर, उनको एक बार अच्छे से देख लें ताकि इस लेक्चर को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ बात करें पल्स मॉड्यूलेशन की। अब जैसे कि आपको पता है कि जो आपके सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, दो टाइप के सिग्नल होते हैं आपके। ठीक है, एक कौन सा होते हैं आपके कॉन्टिन्यूस सिग्नल। ठीक है, ये तो आपको पता ही है ना, कंटिन्यूस, एक तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होते हैं हमारे, ठीक है, ये, और दूसरे हमारे कौन से होते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, एक कंटिन्यूस टाइम, एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है। ठीक है, ये हम सभी को पता है कि हमारे पास दो टाइप के सिग्नल होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अभी आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आया है लास्ट फ्यू डिकेड्स में या पिछले कुछ वर्षों में, जो कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट आया है, तो अभी क्या हुआ है कि जो हमारी ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की जो प्रोसेसिंग है, ठीक है, या इनको हम जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, वो काफी इजी हो चुका है, इनएक्सपेंसिव भी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रोग्रामेबल है। ठीक है, तो बहुत सारी यानी कि एडवांटेज है इसकी कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल पर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की। ठीक है, इसके कारण हम क्या यूज करते हैं, हम प्रेफर करते हैं किसको, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को। ठीक है, हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को प्रेफर करते हैं ओवर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल आपके बेकार हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि इनके कुछ एडवांटेजेस हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की, इसलिए हम इनको प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, अब लेकिन हमारे क्या है, अभी तक जो हम बात करते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल ही है, यानी कि आपकी कोई वॉइस है वो भी एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें सबसे हमारी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो हमारा पर्पस क्या हो गया कि हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा कि जो हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है उसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इस काम के लिए एक हमारे पास टूल है, या मैथमेटिकल टूल उसे कह लें, उसे हम कहते हैं सैंपलिंग थ्योरम। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सैंपलिंग थ्योरम। ठीक है, तो अब हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा पल्स मॉड्यूलेशन है वो बेसिकली हमारा सैंपलिंग थ्योरम पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो आप इन टॉपिक को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब जो आपकी सैंपलिंग थ्योरम है, तो सैंपलिंग थ्योरम है क्या। ठीक है, सैंपलिंग थ्योरम बेसिकली आपको एक तरीके से एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड कराती है जिससे कि हम जो आपका कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है उसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, या आप ये कह लें कि सैंपलिंग थ्योरम एक ऐसी टूल है आपका कि हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में आप इसको ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक जो है वो सैंपलिंग थ्योरम ही है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जैसे कि सैंपलिंग थ्योरम में बताया है कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, या कन्वर्ट करते हैं बेसिकली कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। ठीक है, तो वो हम सैंपलिंग उसकी कहते हैं सैंपलिंग थ्योरम के माध्यम से करते हैं, लेकिन वो किस टाइप से होगी उसकी कुछ रूल्स रेगुलेशन है। ठीक है, तो आप अगर मैं आपको बताना चाहूं तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम करते हैं, लेकिन ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर हमें सिग्नल की प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले उसकी सैंपलिंग करनी पड़ेगी। सैंपलिंग यानी कि कन्वर्ट करना पड़ेगा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या होता है, अब हमें अगर सिग्नल को बिल्कुल ही ओरिजिनलिटी में, यानी कि जैसा सिग्नल हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है और हम चाहते हैं कि रिसीवर एंड पर भी हमें ऐसा ही मिले, तो हमें ज्यादा से ज्यादा यानी कि सफिशिएंट नंबर ऑफ सैंपल्स की जरूरत होती है। ठीक है, ताकि हम जब ये रिसीवर एंड पर पहुंचे तो उसको ओरिजिनल में रिकंस्ट्रक्ट कर सकें, रिकवर कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, ठीक है, वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो अवेलेबल है मैसेज सिग्नल की उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर आपको इजी वर्ड्स में समझाऊं तो ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में बी रिप्रेजेंटेड इन इट्स सैंपल एंड रिकवर्ड बैक
इफ द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी fs इज इक्वल टू 2fm। ठीक है, यानी कि ये कहना ये चाह रहा है कि अगर मेरी fs जो है यानी कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है 2fm के, ठीक है, यानी कि 2fm क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द सिग्नल। ठीक है, तो ये मेरी सैम्पलिंग थ्योरम है। ठीक है, ये आप इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो कोई भी जो सिग्नल है वो या सैम्पलिंग उसकी तभी की जा सकती है जबकि उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी कि fs शुड बी ग्रेटर देन 2fm। fs क्या है यहाँ पे, आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, ये आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और fm क्या है, आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द सिग्नल। ठीक है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो जो प्रेजेंट है सिग्नल में, तो fs शुड बी, आपको अगर कुछ और ये अगर ये स्टेटमेंट होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, लेकिन आपको अगर ये बाय द वे अगर 1% नहीं क्लियर हुआ है तो आपको ये तो हर हाल में याद रखना है, यानी कि fs शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2fm। ठीक है, तो होप कि सैम्पलिंग थ्योरम का जो एक बेसिक ओवरव्यू या कंसेप्ट जो देना चाहा मैंने आपको, वो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है नाइक्वेस्ट रेट एंड नाइक्वेस्ट इंटरवल। ठीक है, सो नाइक्वेस्ट रेट या नाइक्वेस्ट इंटरवल बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया था, सैम्पलिंग थ्योरम। सैम्पलिंग थ्योरम क्या थी आपके, fs शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2fm। ठीक है, तो अब नाइक्वेस्ट रेट क्या कहता है, नाइक्वेस्ट रेट कब होगा कि जब आपकी सैम्पलिंग थ्योरम जो है ना, सॉरी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जब आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट 2fm के इक्वल होगी। ठीक है, यानी ग्रेटर देन या लेस देन की बात नहीं, जब fs जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल होगा आपका 2fm के, तो उस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, नाइक्वेस्ट रेट कहेंगे। ठीक है, समझ गए। और नाइक्वेस्ट रेट को क्या कहते हैं हम, इसका एक और नाम भी है, इसको मैं क्या कहता हूं, आपका मिनिमम सैम्पलिंग रेट भी कहता हूं इसे। ठीक है, यानी कि एटलीस्ट सैम्पलिंग रेट जो है वो मेरा इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि मिनिमम सैम्पलिंग हो सकती है अगर fs जो है वो 2fm के इक्वल होगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो नाइक्वेस्ट इंटरवल होता है आपका, नाइक्वेस्ट इंटरवल, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ts से, वो आपका किसके इक्वल होगा, 1/2fm। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, सेकेंड से। ठीक है, क्योंकि भाई आपको पता है जो टाइम है उसको हम सेकंड्स में मिनट में ही डिनोट करते हैं, तो ts इज इक्वल टू होगा 1/2fm। क्यों होगा, क्योंकि ts इज इक्वल टू 1/fs होता है, ये तो आपको सबको पता ही है ना। यानी कि टाइम जो है, ये इंटरवल जो है वो 1/ फ्रीक्वेंसी होता है ना, इसी तरीके से तो ts जो है 1/fs होगा, और fs की वैल्यू यहां से रखेंगे आप तो 2fm हो जाएगा। ठीक है ना, तो होप ये जो नाइक्वेस्ट इंटरवल है और नाइक्वेस्ट रेट का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा इसमें जस्ट एक आइडिया, एक चीज बता देता हूं कि सपोज कीजिए कि ये कोई सैंपल्ड स्पेक्ट्रम है नाइक्वेस्ट रेट पर। ठीक है, नाइक्वेस्ट रेट पर बेसिकली सैंपल इंटरवल में होगा क्या कि जो आपके जो सैंपल्स है ना, ये जो सैंपल है, ये स्पेक्ट्रा इसका ड्रॉ कर रहा हूं, उनके बीच में यहाँ पे कोई गैप नहीं होगा या कोई स्पेस नहीं होगा, वो जस्ट एक के बाद एक, एक के बाद एक इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ये आपका इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। ठीक है, और अगर सपोज कीजिए fs जो है ग्रेटर देन 2fm कर दिया है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ, यानी कि समझ लीजिए एक सैंपल के बाद दूसरे सैंपल के बीच में कुछ टाइम हो सकता है, स्पेस हो सकता है, वो ताकि हमारा इनके बीच में कोई भी किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, तो ये जस्ट आपको ओवरव्यू देना चाहा मैंने कि ताकि और समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो होप कि जो कॉन्सेप्ट है नाइक्वेस्ट रेट और नाइक्वेस्ट इंटरवल का, ये काफी हद तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं कि एक न्यूमेरिकल जो बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका, तो इस टाइप पे आपको जो न्यूमेरिकल है वो हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि आपको एक जो एनालॉग सिग्नल है वो दिया हुआ है जो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है, यानी कि xt इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3 cos 50 pi t प्लस 10 sin, ठीक है, 300 pi t प्लस माइनस cos 100 pi t। ठीक है, और आपसे क्या कहा जा रहा है, नाइक्वेस्ट रेट और नाइक्वेस्ट इंटरवल
क्या होगा। ठीक है, मैंने एनआर और एनआई लिख दिया शॉर्ट में, निक्विस्ट रेट और निक्विस्ट इंटरवल क्या होगा। ठीक है, इस तरीके का जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए इसके लिए हम नई इक्वेशन लिख देते हैं सिग्नल के लिए। ठीक है, तो हमने सपोज ये लिख दी है, ये हो गया x इज इक्वल टू 3 cos ओमेगा 1t, ठीक है, प्लस 10 साइन, यानी कि इसको बस जस्ट ओमेगा 1 और ओमेगा 2 से डिनोट कर रहे हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, और माइनस कॉस ओमेगा 3t। ठीक है, अब ये हो गई आपकी इक्वेशन 2 और ये आपकी सपोज कीजिए इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब कंपेयर कीजिए इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। तो अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ से ओमेगा 1t को अगर आप कंपेयर करेंगे तो किसके इक्वल है वो 50 पाई टी के। ठीक है, तो बस जस्ट मेरे को यही लिखना है और यही आपको हर क्वेश्चन में करना है, यानी कि ओमेगा 1t इज इक्वल टू, अगर यहाँ से देखें आप तो क्या है 50 पाई टी, यहाँ से t से t कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से ओमेगा 1 क्या बचा आपका 50 पाई, और ओमेगा 1 या ओमेगा क्या होता है आपको पता है 2 पाई एफ, ये ओमेगा 1 है तो 2 पाई f1 हो गया, ये हो गया 50 पाई, यानी कि f1 की वैल्यू यहाँ से कितने आ गई 25 हर्ट्ज आ गई। ठीक है ना, अरे हर्ट्ज आएगी ना, ये मतलब 2 से ये 25 टाइम्स हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो f1 हो गई आपकी 25 हर्ट्ज। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप यहाँ से ओमेगा 2t को कंपेयर करेंगे, ये होगा 300 पाई टी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर कीजिए ओमेगा 2t इज इक्वल टू 300 पाई टी। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यानी कि 2 पाई f2 इज इक्वल टू 300 पाई। ठीक है, या f2 आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपको 50 हर्ट्ज। ठीक है, 150 हर्ट्ज मिल जाएगा ना, 150 हर्ट्ज सॉरी, ये मिल जाएगा। और इसी तरीके से आप अगर यहाँ से ओमेगा 3t को कंपेयर करेंगे, ये रहा, उसको कंपेयर कीजिए, यहाँ पे आपका आएगा 100 पाई टी से कंपेयर करेंगे, यानी कि हो जाएगा 100 पाई टी। ठीक है, तो यहाँ से 2 पाई f3 जो होगा वो हो जाएगा आपका 100 पाई के इक्वल। ठीक है, और आपका जो यानी कि f3 होगा वो हो जाएगा आपका 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको f1, f2 और f3 की मिल गई वैल्यूज। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट कितनी है xt सिग्नल में। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है सिग्नल में प्रेजेंट है वो है आपकी 150 हर्ट्ज है। ठीक है, तो अब आपको पता है निक्विस्ट रेट क्या होता है, अभी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है। निक्विस्ट रेट क्या होता है, वो होता है आपका इज इक्वल टू, यानी कि fs इज इक्वल टू 2fm के इक्वल होता है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 150, तो fs इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 150 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि fs की जो वैल्यू है आपको कितनी मिल जाएगी 300 हर्ट्ज। ठीक है, होप कि ये जो आपको जो कॉन्सेप्ट है ये काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप टीएस निकालेंगे, निक्विस्ट इंटर निकालेंगे, वो हो जाएगा 1/fs के इक्वल होता है ना, या 1/2fm के, तो ये कितना होगा 1/300, इतना सेकंड आ जाएगा आपका। ठीक है, तो होप की जो कॉन्सेप्ट है निक्विस्ट रेट और निक्विस्ट इंटरवल का और ये जो न्यूमेरिकल है ये आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सैम्पलिंग टेक्निक्स। ठीक है, अभी तक हमने बात की थी सैम्पलिंग थ्योरम की, कि किस तरीके से हम सैम्पलिंग करते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिस्कस जो करना चाहूंगा वो है आपके सैम्पलिंग टेक्निक्स की। ठीक है, तो कई टाइप होते हैं वैसे तो सैम्पलिंग करने के, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो टेक्निक्स हैं सैम्पलिंग करने के लिए उनके लिए बेसिकली 3 मेथड है। पहली है आपकी इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग। ठीक है, इसको हम आइडियल सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी है नेचुरल सैम्पलिंग और फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। ठीक है, ये 3 मेथड हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या, बेसिकली इसका जस्ट आपको जनरल आइडिया दे दूंगा ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको एक तरीके से पता हो। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग में बेसिकली होता क्या है, आप देख सकते हैं कि एक सर्किट है आपका, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और ये जो अरेंजमेंट है सर्किट है इसको हम स्विचिंग सैम्पलर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, स्विचिंग सैम्पलर भी कहते हैं। ठीक है, ये स्विचिंग सैम्पलर है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो स्विच है 2 पोजीशन चेंज करेगा, या तो इस पोजीशन पर होगा या इसको 1 पोजीशन कह ली, या फिर ये 2 पोजीशन पर होगा यानी ग्राउंड पोजीशन पर होगा। ठीक है, इस केस में याद ये रखना है आपको, जो आपका सीटी होगा यानी कि जो आपका
जो सैम्पलिंग सिग्नल होगा वो बेसिकली ये है आपका, ठीक है। और इसमें जो ये है आपकी इंस्टेंटेनियस सिग्नल, इसकी जो विड्थ है वो विड्थ जो है टॉ जो है हमने 0 एज्यूम की है, ठीक है। यानी कि विड्थ इसकी जो पल्स है हमारी, विड्थ उसकी कुछ भी नहीं है, नल है, ठीक है। सो इस चीज को आप ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें आपका कुछ और पूछा नहीं जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट आपको यहाँ पर जनरल आइडिया लेना है, ठीक है। तो जो आपको जीटी मिलेगा या आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो आपको किस तरीके से मिलेगा आप ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, जो पल्स विड्थ होगी ना, पल्स विड्थ टॉ, तो टॉ की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और जिस तरीके से हमने सैम्पलिंग की थी उसी तरीके से वेरिएशन के फॉर्म में हमें आउटपुट सिग्नल जीटी मिल जाएगा। और ये है मेरा एक्सपी, जो है ना, ये आपका बेस बैंड सिग्नल जो था, यानी कि ठीक है, ये कुछ इस फॉर्म में था ना। आप अगर इसको इस तरीके कंसिडर कर लें तो ये आपका जो शो है ये डॉटेड लाइन में एक्सटी है, और ये जो है ये आपका जीटी है, यानी कि आउटपुट सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग बेसिकली, इसमें आप याद रखें कि स्विचिंग सैम्पलर यूज होता है, ठीक है। और विड्थ जो है, पल्स की विड्थ जो है यहाँ पे हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा नेचुरल सैम्पलिंग, ठीक है। नेचुरल सैम्पलिंग एक आपका अगला मेथड है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया है कि जो इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग होती है, ठीक है, इसमें क्या है, आपकी इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग में विड्थ जो थी पल्स की वो 0 थी, यानी कि कोई भी विड्थ नहीं थी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर कंटेंट है इंस्टेंटेनियसली सैंपल्ड पल्स में वो नेग्लिजिबल है, यानी कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको ये कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन पर्पज के लिए ये बिल्कुल भी हमारी यूजफुल नहीं है, ठीक है। जबकि जो नेचुरल सैम्पलिंग है ये आपका प्रैक्टिकल मेथड है, ठीक है। इस प्रैक्टिकल मेथड में हम क्या एज्यूम करते हैं, यानी कि आपको अगर मैं कहूं इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग और नेचुरल सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस है, तो वो यही है बेसिक डिफरेंस कि उसमें हम जो पल्स विड्थ थी उसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर रहे थे, यानी कि टॉ 0 कंसीडर कर रहे थे, और यहाँ पे हमने उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू ले ली, यानी कि टॉ मान ली है। ये आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे वैल्यू टॉ मान ली है, ठीक है। तो अब बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे सपोज कीजिए कोई आपका एनालॉग कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है एक्सटी, ठीक है, ये आपका एक्सटी है, एनालॉग कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, ठीक है। और इसको हमें सैंपल्ड करना है एफएस हर्ट्ज पर, बताया था ना मैंने, एफएस यानी कि किसके इक्वल होगा, या तो आपका सैंपलिंग रेट से बेसिकली जो आपका न्यूक्विस्ट रेट है उससे हम ज्यादा ही लेके चलते हैं, यानी कि एफएस शुड बी ग्रेटर देन 2fm लेके चलेंगे ताकि सैंपलिंग थ्योरम हमारी सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। तो इस जो हमारा सिग्नल है इसको हम सैंपल करेंगे अकॉर्डिंग टू सैंपलिंग थ्योरम, ठीक है। अब एक और जो हमारा सैंपलिंग फंक्शन है उसको हमने कहा है सीटी, ठीक है, ये मेरा सैंपलिंग फंक्शन है सीटी, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ट्रेन ऑफ पीरियोडिक पल्सेस है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये पल्सेस हैं, ये पीरियोडिकली यानी कि कुछ टाइम बाद ये रिपीट होंगी, ठीक है, लेकिन इनकी विड्थ जो है वो टॉ है, ठीक है। ये पल्स हैं जो हमारी, आप देख सकते हैं इनकी जो एम्पलीट्यूड है वो ए है, ठीक है। और ये पीरियोडिक वे में ही आपकी होंगी, यानी कि जितना टाइम बाद यहाँ रिपीट होंगी उतना ही टाइम बाद ये वाली पल्स रिपीट होगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं पीरियोडिक वे में, ठीक है। और विड्थ जो है इनकी वो आपको मैंने बताया वो टॉ है, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल टू है एफएस के, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है वो एफएस के है, यानी कि सैंपलिंग टाइम जो होगा वो 1/fs होगा, यानी कि इतने टाइम बाद ये पल्स रिपीट होगी। यानी कि अगर आप ये वाली पल्स देखें तो अगली पल्स कब आएगी, तो कोई पूछेगा आपसे तो वो आएगी 1/fs सेकंड के बाद, ठीक है। ये आपको बहुत ही मैंने जनरल रूल बता दिया है किसी भी पल्स को कंसिडर करने का, ठीक है। अब इसमें भी हम कुछ डीप में डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अगर आप सर्किट को देखेंगे तो इसमें बेसिकली एक स्विच है, ठीक है। स्विच क्या है, इसकी दो पोजीशन है, या तो वो यहाँ पर इस पोजीशन पर होगा 1 पे कह लूं, या फिर ओपन होगा यानी कि 0 पे कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कुछ कंडीशंस एक वैसी जनरल नोट कर लीजिए कि जीटी जो है यानी कि आउटपुट जो है, जीटी जो है वो आपका एक्सटी होगा, यानी कि एक्सटी के इक्वल कब आएगा, यानी कि पल्स में तो कम मिलेगी कि अगर आपका सीटी जो है वो ए के इक्वल होगा, ठीक है। जीटी ए के इक्वल का मतलब क्या है कि जब आपका स्विच क्लोज होगा, ठीक है, यानी कि जब ct इज इक्वल टू ए होगा आपका, तब gt इज इक्वल टू xt होगा, और gt इज इक्वल टू आपका 0 होगा कब, यानी कि जब ct इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। यानी कि जब ct की कोई वैल्यू नहीं है तो आपका gt की भी कोई वैल्यू नहीं है, और ct की वैल्यू अगर उसके एम्पलीट्यूड के इक्वल है तो gt की वैल्यू xt के इक्वल है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जो सैंपल सिग्नल है gt, ठीक है, वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो मेरा सैंपल सिग्नल है gt
वो किस किस का हो गया, यानी कि xt इंटू सी टी के इक्वल होगा। ठीक है, ये कुछ जस्ट जनरल आइडियाज थे जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली आप ये कहेंगे कि नेचुरल सैम्पलिंग में भी अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक जो हमारे सीटी यूज करते हैं उसमें विड्थ होती है पल्स की, ठीक है, और उसका जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो fs होती है। ठीक है, सैम्पलिंग रेट आपको पता लगेगा tau is equal to 1/fs होगा और सैम्पलिंग थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और इसमें एक स्विच, इस स्विच टाइप मैकेनिज्म का ये सर्किट है, आप देख सकते हैं, और ये सीटी आपकी पल्स है, सैम्पलिंग पल्स है। ठीक है, होप कि ये जो नेचुरल सैम्पलिंग का जो एक कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश की है ये आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरी फ्लैट टॉप सैम्पलिंग और रेक्टेंगुलर पल्स सैम्पलिंग। ठीक है, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग और रेक्टेंगुलर पल्स सैम्पलिंग ये भी बेसिकली आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस पर्पज से है कि प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट की बात करूं कि प्रैक्टिकली कौन सी यूज होती है तो सबसे ज्यादा आपकी फ्लैट टॉप सैम्पलिंग ही यूज होती है। ठीक है, इसको रेक्टेंगुलर पल्स सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक है, क्यों इसको हम बेसिकली नेचुरल सैम्पलिंग के ऊपर क्यों इसको प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, तो अब इसको फ्लैट टॉप सैम्पलिंग क्यों कहते हैं या रेक्टेंगुलर पल्स सैम्पलिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि जो टॉप होता है ना सैंपल्स का वो कांस्टेंट रहता है। ये आप देख सकते हैं जो टॉप है ना सैंपल्स का ये कांस्टेंट है, ये फ्लैट है, ये रेक्टेंगुलर है। ठीक है, इसीलिए इसको फ्लैट टॉप सैम्पलिंग या रेक्टेंगुलर सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान में और रखनी है कि जो केवल स्टार्टिंग एज होता है पल्स का, ठीक है, ये देखिए आप, ये स्टार्टिंग पल्स है, ये स्टार्टिंग एज है, ये स्टार्टिंग एज है, जो भी स्टार्टिंग एज होगा पल्स का वही रिप्रेजेंट करता है मेरा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ बेसबैंड सिग्नल। ठीक है, यानी कि जो ये है ये कुछ जो दूसरा एज है ये आपका कोई इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करता है जो आपका ये स्टार्टिंग एज है। ठीक है, स्टार्टिंग एज जो है आपका इसी में ही आपकी रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ बेसबैंड सिग्नल को। ठीक है, तो इसका अगर आप फिगर को देखेंगे तो इसमें भी कोई आपका इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दो स्विच लगे हुए हैं इसमें, एक सैम्पलिंग स्विच है, एक डिस्चार्ज स्विच है। ठीक है, स्विच क्या है, जनरली ये दो FETs लगे हुए हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं आपका इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका XT बेसबैंड सिग्नल है, GT है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपको मैं ज्यादा वर्किंग में नहीं जाऊंगा, इसमें भी आपको ये देखना है कि जो विड्थ है उसको भी हमने कंसिडर किया हुआ है और जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो है आपकी fs या ts इज इक्वल टू होगा 1/fs। ठीक है, यानी कि सेकंड्स में होगा और ये हर्ट्ज में होगी। ठीक है, तो ये आपको एक जनरल आइडिया देना था मुझे कि बेसिकली फ्लैट टॉप सैम्पलिंग क्या होती है, क्योंकि कई बार आपसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाता है कि आपको सैम्पलिंग पूछ लेगा कि सैम्पलिंग मेथड्स कौन कौन से हैं। तो आपको अगर पता होंगे सैम्पलिंग मेथड्स मेरे 3 टाइप के हैं तो आप करेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो होप ये जो कॉन्सेप्ट है फ्लैट टॉप सैम्पलिंग का ये भी आपको बहुत हद तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट है मेरा मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, ये भी एक समझने के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मल्टीप्लेक्सिंग को अगर आपको समझना है तो इसमें इसकी जस्ट डेफिनेशन ही काफी है। बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी टेक्निक है कि जिसमें हम जो बहुत सारे सिग्नल होते हैं, ठीक है, उनको कंबाइन करके कंपोजिट सिग्नल बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरे क्या है, काफी सारे सिग्नल है, 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, और इन सबको मुझे कंपोजिट करके एक सिग्नल बनाना है और उसको ट्रांसमिट करना है एक ही कॉमन चैनल के ऊपर। ठीक है, कॉमन चैनल आप देख सकते हैं, एक ही कॉमन चैनल है। ठीक है, इस पर ही मुझे ट्रांसमिट करना है इन सारे सिग्नलों को कंपोजिट करके। ठीक है, ये आपका मक्स हो गया यानी कि मल्टीप्लेक्सर हो गया, ये डीमक्स हो गया यानी कि डीमल्टीप्लेक्सर हो गया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन में हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, और एंड में यहाँ पर इनको इसी तरीके से सिग्नल को हम रिकवर कर लेते हैं। तो बेसिकली जो मल्टीप्लेक्सिंग की जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो सिग्नल है ना, ये जो जितने भी सिग्नल्स हैं इनको हम थोड़ी थोड़ी मतलब अगर कह लें दूरी पर प्लेस करते हैं।
ठीक है, किस वजह से कि ताकि इंटरफेयर ना करें एक दूसरे के साथ में, ठीक है, क्योंकि अगर इंटरफेरेंस होगा तो आपका क्या होगा, सिग्नल प्रॉपरली जो डीमक्स के आउटर पे है, रिसीवर एंड पे है, प्रॉपरली रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ एरर आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए इनके बीच में स्पेसिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग काफी टाइम की होती है। ये दो टाइप तो इंपॉर्टेंट है ही, एक होता है आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एक होती है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ही हमारे सिलेबस में मेंशन है, तो हम इसी को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की, ठीक है। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में बेसिकली आपके होता क्या है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग अगर आपको कुछ वर्ड्स में समझाना चाहूं मैं, तो आप ये कह सकते हैं कि जो पूरी की पूरी चैनल बैंडविड्थ होती है ना, यानी कि अगर सपोज कीजिए एक चैनल है, उसकी की पूरी बैंडविड्थ एक यूजर को दे दी जाएगी एक फिक्स स्लॉट टाइम में, ठीक है। यानी कि अगर आप समझना चाहें तो सपोज कीजिए आपके पास 10 यूजर्स हैं, ठीक है, 10 यूजर हैं आपके पास, और हर एक यूजर को मैं क्या करूंगा, उस टाइम स्लॉट को यूज करने दूंगा 1 सेकंड के लिए, ठीक है। मतलब 10 यूजर है, मेरे जो मेरी चैनल बैंडविड्थ है, आप यूज कर सकते हैं उसको 1 सेकंड के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकता हूं कि जो पूरे का पूरा चैनल है, ठीक है, वो यूज किया जा सकता है, हर एक यूजर मतलब उसको यूज कर सकता है 1 सेकंड के लिए, हर एक 10 सेकंड बाद। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हुआ ना, अरे आप समझ लीजिए आपके 10 यूजर्स हैं, ठीक है, 10 यूजर क्या है, मैं कह रहा हूं आप हर एक यूजर आपका 1 सेकंड के लिए यूज कर सकता है, और हर एक यूजर का नंबर 10 सेकंड के बाद आएगा, ठीक है। लेकिन 1 सेकंड के लिए जब वो यूज करेगा तो उस टाइम पर एक ही यूजर यूज कर सकता है, ठीक है। तो होप की जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके लिए बेसिकली करते क्या है हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के लिए, आप देख सकते हैं इसके लिए हम यूज करते हैं कॉम्यूटेटर का, ठीक है। कॉम्यूटेटर कह लें आप उसको, या मैकेनिकल रोटेटरी स्विच कह लें, या इलेक्ट्रॉनिक स्विच कह लें, ये देख लीजिए आप, ये लगे हुए हैं ना, ये कॉम्यूटेटर है या इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, मैकेनिकल स्विच कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें जनरली क्या है कि ये आपका ट्रांसमिशन साइड है और ये आपका रिसीविंग एंड है, या दोनों सेंडिंग एंड, इसको अगर मैं सेंडिंग एंड कह दूं, ठीक है, और ये आपका क्या है, रिसीविंग एंड, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों काम करते हैं आपके सिंक्रोनाइज होने चाहिए, यानी कि यूनिसन में काम करते हैं, यानी कि अगर इसकी पोजीशन 1 पे है या 3 पे है तो इसकी पोजीशन भी 1 या 3 पे होगी, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले जो एक पोजीशन है उसको सिंक्रोनाइज के लिए हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, यानी कि सपोज कीजिए अगर ये एक सिग्नल, ये अगर ये वाला स्विच जो है यहाँ पर होगा तो ये भी यहाँ पर होगा, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि हमने दोनों को सिंक्रोनाइज कर दिया है, ठीक है। अब बेसिकली जो ये रोटेटरी आर्म है ये चूज करता है, सिलेक्ट करता है कौन से सिग्नल को मेरे को इस ट्रांसमिशन मीडियम पर या इस चैनल पर मेरे को ट्रांसमिट करना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे मॉड्यूलेटर हो गया, डिमॉड्यूलेटर हो गया, रिसीवर लगे हुए हैं, ठीक है। और सॉरी, तो यहाँ पर आपको इन बातों का ध्यान रखना है, बेसिकली जस्ट टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में ये होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, ठीक है, वो जो पूछा जाता है वो है कि बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ ऑफ टीडीएम, यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बैंडविड्थ क्या होती है। तो आपको याद रखना है बैंडविड्थ जो होती है इसकी वो होती है NFM हर्ट्ज, ठीक है। N क्या है, जहां पे आपको पता है N चैनल्स हैं अगर, ठीक है, या N सिग्नल्स हैं आपके, सॉरी, ये अगर सपोज कीजिए आपके सिग्नल जो है इनकी संख्या n है, 4 होंगे तो 4 लिखना है। FM क्या है वो आपको पता ही है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन दी XT, ठीक है। और अगर इसी को फर्दर एक्सपेंड करूं तो FM की जगह आप क्या रख सकते हैं, हाफ NFS, ये भी लिख सकते हैं ना इसको आप, ठीक है, यानी कि हाफ NFS, या इसको इस तरीके से लिख लें आप, NFM से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। तो होप की जो कॉन्सेप्ट है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का और मल्टीप्लेक्सिंग में जो और बातें हमने बताई हैं ये आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। फिलहाल हम जो कवर किया है इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ध्यान में रख के इस पोर्शन को कवर करने की कोशिश की है। डिटेल में इन पर काफी बड़े बड़े लेक्चर्स बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको हमने डिस्कस करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो होप आपको ये लेक्चर जो है काफी हद तक हमारा पसंद आया होगा,
ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे इसको या शेयर करेंगे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, उतने लोगों को इनसे फायदा होगा। ठीक है, तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।